नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। और देश के कई हिस्सों में मौसम की दोहरी मार पड़ी है। कड़ाके की ठंड, शीतल लहर के बाद बारिश और ओले पड़ने से तापमान में बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में क्या आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज कैसा रह सकता है, क्या बन रहे हैं पूर्वानुमान, इस पर बातचीत करेंगे। स्काईमेट के प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज जीपी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं और उसके बाद हम एग्री कमोडिटीज और बाकी स्ट्रैटेजीज पर भी करेंगे फोकस। लेकिन शर्मा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो समझना चाहेंगे मौसम के मिजाज को। काफी सारे रिपोर्ट्स हाल फिलहाल में आती हुई दिखाई दी हैं कि शायद आने वाले जो अगले कुछ दिन हो सकते हैं वो मौसम के हिसाब से थोड़े से अलग रह सकते हैं। कुछ स्टेट्स में बारिश की भी संभावना जताई जा रही है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो बेसिकली समझना चाहेंगे कि सेंट्रल या फिर नॉर्दर्न इंडिया को लेकर जो ये रिपोर्ट्स हैं कितनी सही हैं और कैसे रह सकता है मौसम यहाँ से। धन्यवाद दीपाली। देखिए, जो तो बरसात अगर इस तरह का मौसम उत्तर भारत में होता है तो उसको तो एक सामान्य सी बात है, क्योंकि सर्दी का मौसम है, ऐसे स्पेल आते जाते रहते हैं। हालांकि देश के मध्यवर्ती भाग जिसमें आपने जिक्र किया, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, इन भागों में जनरली वर्षा होती नहीं है इन दिनों में। इसलिए इन स्थानों पे अगर जब होता है तो हम उसको अनसीजनल कहते हैं। और है अभी कल के दिन में भी इन स्थानों पे महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के कुछ भागों में, इवन छत्तीसगढ़ में भी वर्षा हुई है। और ऐसा ही मौसम इन भागों में लगभग बना रहेगा अगले 3 दिन, जिसमें कि क्षेत्र होंगे उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग और इवन पश्चिमी बंगाल तक, उड़ीसा तक ऐसे मौसम रहने की संभावना रहेगी। लेकिन कोई इतना ज्यादा स्प्रेड, कोई इतना तेज स्प्रेड नहीं है जो कि किसानों के लिए या किसी और वजह से चिंता का विषय बन जाए। चिंता का विषय तब बनता है जब ओलावृष्टि होती है देर कुछ ज्यादा देर के लिए और भारी हो रही ओलावृष्टि। ऐसी मुझे संभावना कुछ दिख नहीं रही। कुछ एक स्थानों पर हल्की जरूर हो सकती है, लेकिन अदरवाइज तो ये बरसात है, जो ये वर्षा है, ये वेलकम साइंस है। इन क्षेत्रों में तो वर्षा होती ही नहीं है। कृषि का लेके चले तो ये तो मेरे ख्याल में थोड़ी वेलकम डेट्स होंगी इन इन क्षेत्रों के लिए। बहुत देर से तो जैसे उत्तर भारत में भी एक स्पेल जो हुआ था, जो जनवरी के अंत में और फरवरी के शुरुआती दिनों में, जिसमें ओले भी पड़े थे कई जगहों पे, इसी तरह का एक और स्पेल देखने को अभी एक सप्ताह बाद मिलेगा। तो ये मौसम में जो बदलाव है, और हम लेके चलेंगे कि फरवरी के मध्य में पहुंच गए हैं, ट्रांजिशन डेज शुरू होने वाले हैं, जिसमें कि हम सर्दी से धीरे धीरे स्प्रिंग की तरफ बहुत जल्द उसमें तब्दील हो जाएगा। 14 तारीख को वैसे भी बसंत पंचमी है, तो इसका कहने का मतलब है कि हम उन दिनों में आ रहे हैं जिसमें कि हमें मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। जी जी दीपाली। अच्छा, मैं हेलस्टॉर्म पर एक आपसे और सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि जनवरी टू मार्च बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है हार्वेस्टिंग के पर्पज से। हालांकि आपने मेंशन किया कि किसानों के हिसाब से, फसलों के हिसाब से कुछ चिंता नजर नहीं आ रही है, लेकिन हेलस्टॉर्म कौन सी वो एक दो जगह हो सकती हैं जहां पर होने के चांसेस हैं? क्या ये कौन सा स्पेसिफिक रीजन रह सकता है? कुछ आइडिया दे सकते हैं सर? देखिए, मैं जो ये 3-4 दिन का स्पेल है, 12, 13, 14, 15, 16 तारीख से बिल्कुल मौसम साफ हो जाएगा इन सभी जगहों पे। लेकिन कल के दिन में जो उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग हैं और बिहार के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, जिनमें स्थानों के नाम अगर आप चाहें तो वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, इन क्षेत्रों के साथ साथ बिहार का जैसे औरंगाबाद, बक्सर, नवादा, इवन गया पटना तक, इन क्षेत्रों में कुछ ओलावृष्टि की संभावना लग रही है। बहुत तेज ना सही, लेकिन हाँ, चांसेस जरूर हैं। और बाकी जगहों में जो मैंने कहा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत इन क्षेत्रों में वर्षा संभावित है। पिछले 24 घंटों में ठीक ठीक वर्षा हुई है लगभग काफी स्थानों पर, जिसमें कि मध्य प्रदेश के जो सिवनी, मलांचगंज, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, अंबिकापुर, उड़ीसा में आप गिने तो बोलंगीर क्षेत्र, अंगुल क्षेत्र, इनमें अच्छी वर्षा हुई है। 20, 25, 30 मिलीमीटर वर्षा सर्दियों के हिसाब से बहुत अच्छी वर्षा है। और इसी तरह की वर्षा ही संभावित है कल के दिनों में। ज्यादा मैंने कहा उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश और उसके बिहार के साथ सटे हुए क्षेत्रों पर। परसों से कोई इतना ज्यादा इंटेंसिटी नहीं रहेगी और 16 तारीख से जैसे मैंने बोला बिल्कुल मौसम साफ हो जाएगा। कोई बहुत ज्यादा चिंता का विषय मुझे नहीं दिख रहा इन क्षेत्रों के लिए। जी
ओके, आखिरी सवाल शर्मा जी, तो फिर मान के चलें अगले 2 से 3 दिन जो टेम्परेचर्स हैं, तापमान है, वो थोड़ा और कम हो सकते हैं? अब देखिए, अगर वो आप क्षेत्र की बात करें तो जैसे उत्तर भारत की बात करें जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत और उत्तरी राजस्थान की बात करें तो पिछले 24 घंटों में तापमान तो थोड़े बढ़े हैं, चाहे आप दिन का तापमान कहें चाहे रात का तापमान कहें। और इन क्षेत्रों में तो तापमान में थोड़ी और वृद्धि होगी। दिल्ली जैसी जगह पे तापमान 25-26 डिग्री तक चला जाने वाला है कुछ ही 2-3 दिनों में। इसी तरह जो न्यूनतम तापमान है जो लगभग 6-7 डिग्री के आसपास थे, काफी जगहों में पंजाब, हरियाणा समेत, दिल्ली समेत इन क्षेत्रों में तो कई जगह तापमान लगभग डबल डिजिट में 9-10 डिग्री तक पहुंच जाएगा। हाँ, जिन क्षेत्रों में मैंने जिक्र किया कि वर्षा संभावित है, जो कि बिहार के क्षेत्र हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, वर्षा जब होती है, बादल होते हैं, उस वक्त तो तापमान दिन का थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन रात का तापमान बढ़ जाता है। शीतलहर की स्थिति उस वक्त हट जाती है। अगर कोई सर्दी आती भी है, थोड़े तापमान में गिरावट आती भी है, तो मौसम साफ होने जाने के बाद ही आती है। हाँ, जैसा मैंने कहा, अगर 16 तारीख को मौसम साफ हो जाता है, तो इन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, बिहार, झारखंड समेत इन क्षेत्रों में तापमान में गिरावट संभावित जरूर रहेगी। लगभग 2-3-4 डिग्री के तापमान इन क्षेत्रों में घट जाएंगे। लेकिन बाकी क्षेत्रों की बात करें, मध्य भारत के बाकी क्षेत्रों, महाराष्ट्र, गुजरात या उत्तर भारत की, उसमें कोई तापमान थोड़े बढ़ेंगे ही, कम नहीं होंगे। जी। ओके, चलिए, शुक्रिया शर्मा जी आने के लिए सीएनबीसी आवाज़ पर, मौसम के मिजाज पर, आगे की चाल पर अपनी राय रखने के लिए, बताने के लिए किस तरीके के वेदर रिपोर्ट्स आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे हम स्पाइसेस की और ग्वार पैक की, जहां एक तरफ लगातार चौथे महीने ग्वार पैक में दबाव बरकरार है, तो वहीं दूसरी तरफ मसालों ने निवेशकों को नाराज किया है। ऐसे में क्या है गिरावट के कारण, यहाँ से भाव को लेकर क्या व्यू बन रहा है, इन सब पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं एनसीडीएक्स टर्मरिक प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी के पूनम चंद गुप्ता और साथ ही दिनेश ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपराइटर दिनेश भट्टर। आप दोनों का ही स्वागत है। लेकिन पहले टर्मरिक की बातचीत कर लेते हैं। पूनम जी, हमने टर्मरिक में जो स्ट्रेंथ आते हुए देखी थी, उसके पीछे 2-3 कारण रहे थे। हमने स्पॉट मार्केट में सप्लाईज कम होते हुए देखी थी, थोड़ी हार्वेस्टिंग भी डिले हुई थी नई क्रॉप की, एंड स्टॉक भी कम था। लेकिन अब जो ये गिरावट आ रही है, इसके पीछे क्या कारण है और क्या राय है अब? पूनम जी, आपको ऑडियो मिल रही है क्या? हेलो हेलो। चलिए पूनम चंद जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइए, ये टर्मरिक पर क्या राय है, ये गिरावट क्यों देखने को मिल रही है? ये अभी हमारे पास जो तेलंगाना एरिया में है, जो निजामाबाद का एरिया है, सबसे पहले माल निजामाबाद में ही आता है और 8-10 दिन से हमारे पास हार्वेस्टिंग भी शुरू हो गई है। रोज की अराइवल 7 से 8 हजार बोरी की है और इस साल जो पिछले 3-4 सालों को देखते हुए बहुत अच्छी क्वालिटी आई है। इसके वजह से लोगों का थोड़ा ध्यान दोलन जो सोच रहे थे कि आउटटन काफी कम आएगा, वो बात नहीं दिख रही है। दूसरा, जो एनसीडीएक्स के प्राइजेस है और हाजिर के भाव में काफी 2000 रुपए का डिफरेंस चल रहा है, जो अभी मतलब हाजिर में बढ़े वैसा तो नहीं दिख रहा है। ये डेफिनेटली धीरे धीरे एनसीडीएक्स में इसमें और एक 4-5% का रिस्क है, कभी भी 5% जा सकते हैं, परंतु हाजिर में उतना बड़ा रिस्क नहीं है, क्योंकि कोई भी सेलिंग सेंटरों में या काउंटर सेलों में माल की कमी है और बरोबर डिमांड यहाँ से बरोबर रहेगी। और सामने रमजान का महीना भी आ रहा है, अच्छा। उसका भी जो एक्सपोर्ट का जो है वो कंटिन्यूस 1 महीने तक की 15-20 दिन तक तो इसकी डिमांड बरोबर बनी रहेगी मैडम। हाँ जी। ओके, तो मैं 2 चीज़ें आपसे यहाँ पे मिस्टर गुप्ता पूछना चाहती हूँ। पहला तो ये जो चिंता थी कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में या फिर महाराष्ट्र में प्रोडक्शन कम रह सकता है, अब तक जो अराइवल्स आ रही हैं, जो हार्वेस्टिंग हो रही है, उसको देखते हुए ऑनलाइन ये नंबर्स सामने आ रहे हैं या फिर नहीं, पहले तो ये जानना चाहेंगे और उसके बाद इनफैक्ट मैं आपसे एक्सपोर्ट पर भी राय लूंगी। मतलब ऐसा है, जो असल में 25% के आसपास जो सोविंग कम है, उतना तो माल कम आएगा ही। जो फर्दर 10-15% और सोच रहे थे कि वो भी कम आएगी, हीलिंग कम आएगी, उतारा कम आएगा, वो अभी ऐसी बात दिख नहीं रही है, क्योंकि मौसम काफी अनुकूल है और यहाँ पे भी धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, मौसम बहुत अनुकूल है, वो कमी नहीं आएगी। ओके,
अच्छा, क्विकली एक एक्सपोर्ट पर भी रहे, हमने पिछले कुछ महीनों से तो लगातार एक्सपोर्ट ठंडे रहते हुए देखे हैं, पेस थोड़ी स्लो रही है एक्सपोर्ट की। अब क्योंकि यहाँ से फेस्टिवल डिमांड भी आती हुई दिखाई देगी, तो एक्सपोर्ट में हम पिकअप एंटिसिपेट करें यहाँ से? हाँ, यहाँ से करता हूँ कि अभी तक जो रेट्स का है, जो बेचने वाले हैं वो भी कम रेट कोट नहीं कर रहे थे। 140 रुपए एक्सपोर्ट का रेट कोटेशन था, वो भाव में कहीं भी पड़तल नहीं आ रही थी। अब वो वापस मेरे ख्याल से 2-4 रोज में 130 का रेंज आ जाएगा। 130 के रेंज में अच्छी डिमांड निकलने की आशा है इसमें। ओके ओके, दिनेश भट्टर भी हमारे साथ बने हुए। दिनेश जी से ग्वार पैक पर भी राय लेंगे और साथ ही राय लेंगे जीरे पर भी। दिनेश जी, जीरे पर आपकी राय क्या रहेगी? यहाँ पर हमने लगातार कमजोरी देखी है, अच्छी फसल, अच्छे प्रोस्पेक्ट्स के बीच में, लेकिन अभी इन स्तरों के आसपास बेस बनेगा प्राइसेस को लेकर? किस तरीके की ऑन ग्राउंड सिचुएशन है फिलहाल, प्रोडक्शन नंबर्स को लेकर, डिमांड को लेकर? नमस्कार मैम। जीरा फिलहाल आज वायदा तो मंदा है। फिर हाजिर में फिजिकल के अंदर अभी गुजरात के अरेवल आनी चालू हो गई है, लगातार दिन ब दिन बढ़ रही है, हार्वेस्टिंग चल रही है। राजस्थान में भी मार्च के फर्स्ट वीक से माल आना चालू हो जाएगा। गुजरात में अभी पूरे गुजरात में सभी स्टूडेंट्स से मिले तो 10,000 बोरी नया जीरा आने लगेगा। पुराना माल वैसे कैरी स्टॉक नहीं है, पुराना माल वैसे कम आ रहा है। फिलहाल जो जीरा आ रहा है वो 31,000 से 32,000 के भाव में नया माल बिक रहा है। जो मॉइस्चर कम वाला और ज्यादा मॉइस्चर है उसमें 12 से 15% मॉइस्चर वाला वो बिक रहा है 27,500 से 28,000 में। और वायदे के भाव से अभी फिजिकल मार्केट अभी भी 50 से 60 रुपए किलो ऊपर है, क्योंकि अभी सप्लाई जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे डिमांड भी बढ़ेगी। और इस साल क्या है, क्रॉप की साइज लार्ज स्केल की है, करीबन 90 लाख से 1 करोड़ बोरी समथिंग। अभी हमारे राष्ट्र द्वारा जो कल कोटा में मीट हुई उसमें 90 लाख से 1 करोड़ बोरी नया उत्पादन बताया गया है। उसमें जो ये मार्च के महीने में अगर कोई तरह से मौसम अगर नेगेटिव नहीं आए तो ये फसल यहाँ तक पहुँच सकती है। पिछले साल मार्च के महीने में राजस्थान में काफी बड़ा नुकसान हुआ था। इस बार न हो, और ये अगर फसल को अगर कोई नुकसान की बात नहीं आई तो फसल लगभग अच्छी है। अभी मौसम बहुत शानदार है, सभी जगह फसलें अच्छी सुनने को मिल रही है। कुछ एरियो में जो नुकसान है 20% 15% 10% हर साल की तरह सुनने को मिल रहा है, वही चीज है, नया कोई बड़ा नुकसान नहीं है। और फिलहाल जो मार्केट टूट रही है उसका टूटने का कारण है कि अभी सामने फसल रोज आमदनी बढ़ेगी और अभी डोमेस्टिक के अंदर शानदार गिराई है। जो भी मार्केट नीचे भाव से 50 से 60 रुपए किलो बढ़ा है पिछले महीने में 15-20 दिन में, वो मार्केट बढ़ने का कारण था बाजार के अंदर फिजिकल में सप्लाई कमजोर थी, उसकी डिमांड गिराई की अच्छी थी और रमजान की भी गिराई की थी। एक्सपोर्ट के अंदर भी अच्छे काम है, डोमेस्टिक पूरा हिंदुस्तान सेंटर पूरा खाली है। अभी फिलहाल जो भी माल आएगा किसान ही सप्लाई रहेगा, व्यापारियों के पास लेने के लिए कुछ नहीं है गोदाम से, किसान ही सप्लाई रहेगा, वही जो बॉटम बनेगा वो भाव बनेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जीरे के भाव अगर 25,000 के आसपास अगर फिजिकल में बनते हैं, किसान बेचता है तो स्टॉक करने का समय रहेगा वो। ओके, तो लग रहा है भाव यहाँ से आ सकता है उन स्तरों तक? नहीं, जैसे वायदा अभी वायदा का भाव 25,500 से लेके 26,500 के आसपास जो चल रहा है उसके हिसाब से लग रहा है कि एक बार भाव यहाँ टूटने चाहिए, क्योंकि फसल के अंदर नुकसान अभी इतना लंबा चौड़ा नहीं है। और व्यापारी जीरे के अंदर पिछले 2-3 महीनों में तो नुकसान किया है, तो व्यापारी भी एक बार मनोबल उसका कमजोर है कि भाई कहीं ना कहीं भाव टूटेंगे तो मार्केट के अंदर नीचे में बाइंग करेंगे। 20,000 से लेके 20,500 के अंदर जो भाव बनेंगे 25,000 का भाव, तो उसमें लेने का एक अच्छा चांस रहेगा जीरे का। फिलहाल अभी 30,000 का भाव में किसान जो बेच रहे हैं वो अच्छा भाव मिल रहा है उनको। ओके, अच्छा क्विकली दिनेश जी, एक राय आपकी ग्वार गम ग्वार सीड दोनों पर, क्योंकि ग्वार गम हो या ग्वार सीड दोनों में हम लगातार कमजोरी देख रहे हैं। 10,000 के नीचे हमने एनसीडेक्स पर ग्वार गम का भाव आते हुए देखा है, अगर ग्वार सीड भी 5500 के नीचे फिसला है। यहाँ पर किस तरीके की स्थिति है? क्योंकि हमारी हाल फिलहाल में कुछ एग्री एक्सपर्ट से बातचीत हुई थी, उनका भी कहना ये था कि बहुत ज़्यादा फसल नहीं है, किसान तो इनफैक्ट कम भाव की वजह से उगा ही नहीं रहे, उसके बावजूद भी प्राइसेस क्यों गिर रही है समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब उनका क्लियरली कहना था कि फंडामेंटल्स तो सपोर्ट ही नहीं करते इस गिरावट को। आप कैसे देखते हैं दोनों को, ग्वार गम ग्वार सीड? इसमें क्या है मैम, एक्चुअल में एनसीडीएक्स में एक तो एनसीडीएक्स का वॉल्यूम बहुत कमजोर है, बायरलेस बाजार है, और इसके अंदर स्टॉकिस्ट जो फसल कम थी, स्टॉकिस्टों ने
जो 5500-6000 के भाव में स्टॉक, उसके बाद भी बाजार लगातार गिर रहा है, तो स्टॉकिस्ट आ नहीं रहे इस भाव में। और उनके जो भी जिन्होंने भी मार्जिन देके भी माल लगाया ना, उनकी भी मार्जिन एक लेवल पे आ गई है, तो वो भी कहीं ना कहीं मार्जिन का माल बिकवाने के लिए ये एक्सचेंज में मेरे को लग रहा है इसमें सट्टेबाजी ज्यादा है। फिलहाल गवार गम के अंदर अच्छी डिमांड है। कम NCDX के डिमेट मालों में से अभी डिमेट में से 3000 टन अभी कम हुआ है, और भी इसमें 3-4 हजार टन जो कम होगा उसमें ओरिजिनल जो यहाँ के डिमांड वाले पाउडर प्लांट वाले वो ले रहे हैं। कंटिन्यू बाजार के अंदर सप्लाई नहीं है, गवार की सप्लाई नहीं है, गम की सप्लाई नहीं है। फिलहाल जो भी डिमेट का माल है, वो जो भी मार्केट टूट रही है उसमें बायर बड़ा मोटी बायर है, उसका ओरिजिनल पाउडर एक्सपोर्टर ही बायर है उसमें। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो यहाँ से जो मार्केट टूट रही है, तो ये 95-92 का भाव का एक लेवल सब ये सब बोल रहे हैं, टेक्निकल वाले भी ये बोल रहे हैं कि इस भाव बन सकता है। तो ये भाव आएगा इसमें, इसके कारण क्या है, लोग डरे हुए हैं, लोग नुकसान के कारण नहीं ले रहे हैं, और एक्सचेंज है ना इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। इसके अंदर 5 तो कॉमोडिटी है। अब आज के मार्केट के अंदर देखो तो पूरा मार्केट रेड जोन में है। अब क्या कारण है, सब में फंडामेंटल थोड़ी खराब होता है, एक का फंडामेंटल खराब, जीरा का भी खराब, धनिया का भी खराब, हल्दी का भी खराब, कोको का भी खराब, गवार गम का, ये 5-6 कॉमोडिटी है। तो ये प्योर इसके अंदर क्या सट्टेबाजी है, ग्रुप से सट्टेबाजी हो रही है, और इसकी तरफ ना तो एक्सचेंज ध्यान देता है, ना कोई डिपार्टमेंट ध्यान दे रहा है। तो और सामने फसलें बड़ी आ रही है, जीरे की फसल आ रही है, धनिया की आ रही है, और इस तरह से सट्टेबाजी से तो किसान को नुकसान होगा, आगे जाके फसल उनकी नीचे भाव में बिकेगी। ओके, चलिए शुक्रिया दिनेश जी और पूनम चंद जी, आप दोनों का ही आने के लिए शो में और व्यूज़ देने के लिए। तो ये तो बात हुई ग्वार पैक की, स्पाइसेस की, जीरा टर्मरिक यहाँ से भी और कमज़ोर हो सकते हैं, इस तरह की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। चलिए रुकें एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे स्ट्रैटेजीज, जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। 60 डिग्री और अब बात करते हैं स्ट्रैटेजीज की। एंजल वन के DVP रिसर्च नॉन एग्री कमोडिटीज एंड करेंसीज प्रथमेश माल्या हैं, LNP एडवाइजर सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा हैं। बताइए प्रथमेश, पहले तो आपकी टॉप ट्रेडिंग कॉल्स। प्रथमेश, आपको ऑडियो मिल रही है? हाँ जी, मुझसे सवाल था। जी प्रथमेश, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। मेरे ख्याल से सिल्वर में मार्च वायदे में सेल करना चाहिए 71,500 पर, 72,270 का स्टॉप लगाना चाहिए, नीचे में टारगेट 70,500 के रखने चाहिए। वैसे ही नेचुरल गैस में अपॉर्चुनिटीज है, अभी भी काउंटर में डाउन साइड मोमेंटम दिख रहा है। नेचुरल गैस फरवरी वायदा 154 पे बेचना चाहिए, 162 का स्टॉप लगाना चाहिए, टारगेट 142 के रखना चाहिए। भूपेश, आपकी स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगी? जी नमस्कार मैडम, शो पर शामिल करने के लिए धन्यवाद। गोल्ड मेरे को आज के दिन में बिकवाली करना समझ आता है। 62,170 का दाम चल रहा है अभी करंट, वहां पर गोल्ड में बिकवाली करनी चाहिए। 62,350 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, नीचे में 62,020 और 61,850 तक के लक्ष्य शाम के सेशन में देखे जा सकते हैं। ओके, चलिए तो ये रहे आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज दोनों ही गेस्ट की तरफ से। शुक्रिया आप दोनों का ही आने के लिए शो में और अपने व्यूज़ देने के लिए, थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए आवाज़ समाचार। नमस्कार।